गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं साधना सिंह इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी टॉपिक है बेसिक शिक्षा परियोजना। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ईडीओ 04 शिक्षा के नवीन प्रयास से लिया गया है और आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख लर्निंग आउटकम क्या क्या हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है और इसके प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख 3 अंक क्या हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, इनको हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रमुख कार्य और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से है और एट लास्ट हम ये देखेंगे कि वीईपी की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को और साथ में ये देखते हैं कि बेसिक शिक्षा परियोजना है क्या। तो बेसिक शिक्षा परियोजना ये 5 अक्टूबर 1993 को उत्तर प्रदेश के में लागू हुई थी। जब ये परियोजना लागू हुई थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू ना होकर उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में इसे लागू किया गया था और सामान्य उद्देश्य है कि बेसिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना, इसके क्षेत्र का विस्तार करना, इसकी गुणवत्ता में सुधार करना एंड ऑल दैट। बट बेसिक शिक्षा परियोजना की कुछ खास बातें भी हैं जो इसे बाकी परियोजनाओं से बिल्कुल डिफरेंट करती हैं। तो वो है एनरोलमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनरोलमेंट यानी नामांकन। एनरोलमेंट के लिए यहाँ पे 100% एनरोलमेंट हो सके, इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है और पूरी कोशिश की गई है कि सन 2000 तक, जैसा कि इस बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य है कि सन 2000 तक हम 100% नामांकन को प्राप्त कर सकें। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रमुख गोल यानी लक्ष्य। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। सार्वजनिकरण के नामांकन। तो सार्वजनिकरण से तात्पर्य है कि उन सारे बालक बालिकाओं का नामांकन जिनका अब तक किसी भी विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाया है, किसी भी कारणवश उन बालक बालिकाओं का नामांकन जो है प्राथमिक विद्यालयों में सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है शिक्षा की अवधि की पूर्णता। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का एनरोलमेंट तो हो जाता है लेकिन वो सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो बीईपी का एक प्रमुख लक्ष्य ये भी था कि हम उन कमियों को जानें जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है बीच में अपने एजुकेशन सिस्टम को छोड़ देता है। हम उन कमियों को जानें और उसमें सुधार करें ताकि स्टूडेंट अपने एजुकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, यानी जो टीचिंग क्वालिटी है जो उसमें इम्प्रूवमेंट करना। और ये इम्प्रूवमेंट हम संशोधन करके अपने सिलेबस में या जो पढ़ाने का मेथड है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके कर सकते हैं। और इसके थ्रू अधिक से अधिक संशोधन सिर्फ इसलिए ही करना है ताकि स्टूडेंट अधिक से अधिक अट्रैक्ट हों और स्कूल आए और अपनी पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बनाए रखें। नेक्स्ट है शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। पहले ये व्यवस्था थी कि सारी जो भी ये पावर्स थी वो केंद्र सरकार के हाथ में थी, तो उसको राज्य स्तर पे, जनपद स्तर पे, ग्राम स्तर पे धीरे धीरे सबके स्तर पे कुछ ना कुछ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि जो छोटे छोटे समस्याएं होती हैं इस बेसिक शिक्षा परियोजना को प्राप्ति के रास्ते में जो बाधा क्रिएट करती हैं वो समस्याएं, उनका हम छोटे छोटे लेवल पे मतलब लोकल लेवल पे भी हम डिसीजन ले सकें लोकल लेवल की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। अदरवाइज़ पहले ऐसे होता था कि जैसे छोटी सी भी समस्याएं आई, लोकल लेवल पे समस्याएं, तो उसको डील करने के लिए उसको ग्राम से पहले आप जनपद पे पहुंचाइए, जनपद से राज्य पे जाए, राज्य से केंद्र सरकार तक पहुँचे, उसके बाद वहाँ से डिसीज़न आएगा, फिर उसको फॉलोअप किया जाएगा। तो इसलिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। तो यहाँ पे इसका लक्ष्य ये रखा गया कि ये जो छोटे छोटे डिसीज़न है उसको हर एक लेवल पे एज़ पर एज़ रिक्वायरमेंट उसको हम डिसीज़न ले सकें। नेक्स्ट है कि ये जितनी भी लक्ष्य हैं इनकी प्राप्ति के लिए राज्य स्तर, जनपद स्तर और ग्राम स्तर पे कुछ यूनिट्स की स्थापना की जाए और उनके स्थायीकरण पे फोकस किया जाए। तो आई होप कि आपको लक्ष्य अच्छे से इसका समझ में आ चुका होगा।
तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 प्रमुख अंग हैं, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं। संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, गुणवत्ता में सुधार और बेसिक शिक्षा तक पहुँच बनाना। तो पहले बात करते हैं संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और साथ ही साथ उसमें और भी कई तरह के इम्प्रूवमेंट करने हैं। तो जैसे देखिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, राज्य स्तर पे, जनपद स्तर पे और ग्राम स्तर पे इनको जो हेल्प कर सकें ऐसी छोटी छोटी यूनिट की स्थापना की गई। और ये जो यूनिट होंगी वो स्कूल के प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखेंगी और साथ ही साथ जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके भी प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखेंगी। और इनका प्रमुख एम ऐसा होगा कि विद्यालय को ऐसे प्लान करना है कि बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय आने के लिए जागरूक हो, उत्सुक हो, उनका भागीदारी हो, उनका पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक बढ़ सके। और इसके लिए कुछ हेल्प ली जा रही थी सक्रिय सामुदायिक सहभागिता, अर्थात सोसाइटी में ऐसे बहुत से एजुकेटेड ग्रुप हैं जो एक्टिवली हेल्प करना चाहते हैं। जो परियोजनाएं चलती हैं उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में वो बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इनकी ही फलस्वरूप इन परियोजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित किया जा सकता है। तो इनकी हेल्प लेकर भी हम इन परियोजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी गुणवत्ता में सुधार के लिए। तो गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सबसे पहले तो ये कि जो पाठ्यक्रम है वो उसको थोड़ा उसमें संशोधन किया जाए, उसको बच्चों के अनुसार थोड़ा रुचिकर बनाया जाए और साथ ही साथ एक प्रमुख चीज़ कि शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए, यानी टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई है। और टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को अगर कुछ अच्छा, क्रिएटिव, इनोवेटिव सिखाना है तो उसके लिए पहले टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जब टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी तो वो बच्चों के अंदर नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करेंगे। साथ ही इसमें अविकसित छात्र, मतलब जैसे कि जिनका अभी विकास नहीं हो सका है, दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं जो डिप्राइव्ड है किसी भी प्रकार से, चाहे वो सोशली हो चाहे फिजिकली हो, ऐसे स्टूडेंट के लिए भी एजुकेशन की प्रॉपरली अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था की गई है। और इन स्टूडेंट के लिए एक प्रमुख चीज़ कि उनका अनुश्रवण और सतत मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात पूरे साल में सिर्फ एक बार मूल्यांकन ना हो के हर एक टॉपिक पे जैसे आपने उनको कुछ सिखाया उसका मूल्यांकन तुरंत करें। ये देखें बच्चों का लर्निंग आउटकम कितना है। तो इसको सतत मूल्यांकन अर्थात लगातार उनका मूल्यांकन करने रहने से बच्चों के अंदर जो सीखने की क्षमता है उनका विकास होता है और वो मोटिवेट भी होते हैं सीखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक शिक्षा तक पहुंच बनाना। बेसिक शिक्षा परियोजना का ये तीसरा अंग है। इसके अंतर्गत उन सारे क्षेत्रों को, असेवित क्षेत्रों यानी जहां अभी तक सेवा नहीं पहुंच पाई है, उन सभी क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया और साथ ही साथ शिक्षा केंद्र का संचालन किया गया। जैसे विशिष्ट शिक्षा केंद्र जो होते हैं उनका संचालन भी किया गया और विशिष्ट वर्ग हेतु शिक्षा का प्रावधान, यानी विशिष्ट वर्ग यानी SC ST के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये सारा कुछ इसलिए किया गया ताकि बेसिक शिक्षा परियोजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य की। तो BEP के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। पहला, विद्यालय सुलभ कराना। दूसरा, नामांकन। तीसरा, उपलब्धि प्राप्त करना। और फोर्थ है सतत शिक्षा। तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट हैं उनको हम शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं विद्यालय सुलभ कराना। इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि जो 300 तक की आबादी है वहाँ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय अथवा एक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये वैकल्पिक शिक्षा केंद्र क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वैकल्पिक शिक्षा केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जहां पे बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसे वैकल्पिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। नामांकन यानी एनरोलमेंट, ये एनरोलमेंट ही यानी नामांकन ही वो खास बात है जो इस परियोजना को बिल्कुल डिफरेंट बनाती है बाकी परियोजनाओं से। तो ये लक्ष्य रखा गया, उद्देश्य इसका ये था कि 2000 तक, सन 2000 तक
6 से 11 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं का नामांकन किया जा सके। और ये परियोजना जैसा कि मैंने आपको बता रखा है 5 अक्टूबर 1993 को उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में लागू की गई थी। तो 93 से लेकर 2000 तक यानी 7 सालों के बीच में 100% नामांकन का उद्देश्य रखा गया। नेक्स्ट है उपलब्धि प्राप्त करना। तो सन 2000 तक जिन भी बालकों का नामांकन हो उनमें न्यूनतम अधिगम की दक्षताओं को विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ये क्या होता है पहले आपको ये बता दूं। तो एक क्राइटेरिया बांटा गया जिसमें ये बताया गया कि ये न्यूनतम सीमा क्या है, यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को निर्धारित किया गया, जिसको एक्वायर्ड करने के बाद ही विद्यार्थी जो है अगले क्लास में प्रमोट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास 1 का स्टूडेंट है तो उसको मिनिमम क्लास 1 से पास होने के लिए उसको 100 तक की काउंटिंग यानी गिनती आनी चाहिए, प्लस उसको टेबल आना चाहिए 10 तक। तो ये दोनों चीज़ जो है विद्यार्थी के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। इतना सीखने के बाद ही उसे क्लास 2 में प्रमोट किया जा सकता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का निर्धारण किया गया, जिसको प्राप्त करने के बाद ही विद्यालय में विद्यार्थी अगले कक्षा में प्रमोट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सतत शिक्षा की। इसके लिए भी ये क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि लगभग 5000 वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, 5000 की आबादी वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे शिक्षा की सुविधा का मतलब शिक्षा की सतत सुविधा का विकास किया जाएगा। अर्थात वहाँ जहाँ 5000 की आबादी है वहीं पे प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय प्लस वहाँ पे इंटर कॉलेज और उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ताकि विद्यार्थी अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित कर सके। उसके लिए उनको इधर उधर अपना समय व्यतीत ना करना पड़े। और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर एजुकेशन या स्कूल विद्यालय ना उपस्थित होने के कारण लोग अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों की व्यवस्था एक साथ की गई। बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख कार्य की। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के 2 प्रमुख कार्य हैं, एक प्रबंधकीय कार्य, दूसरा अकादमिक कार्य यानी मैनेजमेंट रिलेटेड, और सेकंड है एकेडमिक रिलेटेड। तो इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई है और समितियां बनाई गई हैं अलग अलग स्तर पे, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं। राज्य स्तर पे मैनेजमेंट के लिए राज्य परियोजना समिति और एकेडमिक मैनेजमेंट के लिए राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे कि सीमेट का नाम दिया गया है, की स्थापना की गई। जनपद स्तर पर प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा परियोजना समिति और एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहा जाता है, की व्यवस्था की गई। विकासखंड स्तर पर प्रबंधकीय कार्य के लिए ब्लॉक शिक्षा समिति और अकादमिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी BRC की स्थापना की गई। ग्रामीण स्तर पर प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा समिति और न्याय पंचायत स्तर पर अकादमिक व्यवस्था के लिए न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी NPRC का जिसे नाम दिया गया है की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं कि बेसिक शिक्षा परियोजना का कार्य और उनका क्रियान्वयन। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बेसिक शिक्षा परियोजना के 2 प्रमुख कार्य हैं, एक मैनेजमेंट रिलेटेड, दूसरा एकेडमिक रिलेटेड। तो उनके क्रियान्वयन के लिए ये प्रमुख चीज़ें की गई हैं, जैसे कि डाइट की स्थापना की गई प्रत्येक जिले में, और राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, विकास खंड और जैसे BRC NPRC की स्थापना की गई। और इन सब चीज़ों का प्रमुख ये सारी जितनी इंस्टीट्यूशन हैं इनकी स्थापना करके प्रमुख उद्देश्य इनका यही था कि हम टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें। अगर टीचर ये समझ जाए कि उसे कैसे पढ़ाना है और क्या चीज़ें कैसे बच्चों को समझानी है जिससे उनका लर्निंग आउटकम ज़्यादा बेटर हो सके, तो बच्चों में जो है ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑटोमेटिक इन्हेंस कर जाएगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और स्कूल की ओर, विद्यालय की ओर आने के लिए वो स्वयं ही आकर्षित हो जाएंगे। एक प्रमुख चीज़ जो यहाँ पे व्यवस्था की गई थी वो है बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा की व्यवस्था थोड़ा सा यहाँ पे उसको क्रियान्वित करने के लिए इसके पूरक में एक शिशु केंद्रों की स्थापना की गई थी। जैसे पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालिकाएं होती हैं
खासकर बड़े परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, जिसमें बालिकाओं को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, वो अपने छोटे भाई वो बहनों को संभालने में लगी रहती हैं, तो उन बच्चों को संभालने के चक्कर में उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए शिशु केंद्रों की भी स्थापना की गई, ताकि वो छोटे बच्चों को वहाँ पे रख दिया जाए और उनकी देखभाल अच्छे से हो सके, और जो बालिकाएं हैं वो भी अपनी शिक्षा को अच्छे से प्राप्त कर सकें। और नवीन टेक्निक्स जो मेथड हैं, टेक्निक हैं, उनको अप्लाई किया गया, ताकि हम जो इससे रिलेटेड बेसिक शिक्षा परियोजना से रिलेटेड एम है उनको आसानी से प्राप्त कर सकें। और इन टेक्निक्स के यूज़ करके इनोवेशन रिलेटेड बहुत से कार्यक्रम को संचालन किया गया, जो गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं और नई नई चीज़ों को देख के बच्चों के अंदर से सीखने की जो जिज्ञासा होती है वो भी अधिक से अधिक मात्रा में डेवलप्ड होती है। संप्राप्ति में सुधार, तो लास्ट हम बात कर रहे हैं संप्राप्ति। तो पहले जान लेते हैं संप्राप्ति होती क्या है। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संप्राप्ति वर्ड की मीनिंग होती है कि बिज़नेस कंप्लीट होने के बाद जो हमको बेनिफिट मिलता है वो संप्राप्ति। बट यहाँ पे हम एजुकेशन रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो जो लर्निंग आउटकम है, अर्थात ये बच्चा कितना सीख रहा है और कैसा सीख रहा है, उसकी जो क्वालिटी है उसको हम संप्राप्ति का नाम दे देंगे। तो अर्थात ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद जो बच्चों की जो संप्राप्ति का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये रही बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य और उनका क्रियान्वयन। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, या फिर गूगल क्लासरूम के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। चलिए एट लास्ट हम बेसिक शिक्षा परियोजना की उपलब्धियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये परियोजना 5 अक्टूबर 1993 को लागू की गई थी, और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सन 2000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो आइए देखते हैं कि तब तक इन्होंने अपनी कितनी उपलब्धियां प्राप्त की और किस स्तर तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक और मानवीय संसाधनों के विकास की। इसके अंतर्गत 6000 प्राथमिक विद्यालय और 2500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक प्राथमिक विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर का पिक्चर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें कि 20,000 से अधिक शौचालय और 10,000 से अधिक हैंडपम्प भी लगवाए गए, सैकड़ों बीआरसी केंद्रों की स्थापना की गई और बहुत सारी नई शिक्षक नियुक्तियाँ भी की गई। आच्छादित जनपदों की सूक्ष्म योजना के आधार पर औपचारिक केंद्रों के रूप में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का संचालन किया गया, और प्रत्येक परिवार ग्राम का सघन सर्वेक्षण के आधार पर नामांकन की धारणा को 100% करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ बालकों की संख्या में भी बहुत ही अधिक वृद्धि हुई, और इसमें शिशु केंद्र का बहुत अधिक योगदान रहा। ब्लॉक स्तर पे जो शैक्षिक उपकरणों की उपलब्धता थी, उसने भी इस बेसिक शिक्षा परियोजना को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बनाया। एट लास्ट हम बात करेंगे शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि। तो डाइट के द्वारा जो कार्यक्रम और ट्रेनिंग ये सब निर्धारित किए गए हैं, और टाइम टू टाइम जो टीचर्स को ट्रेनिंग करने का जो प्रावधान बनाया गया, निश्चय ही इसके फलस्वरूप टीचिंग क्वालिटी जो थी उसमें बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। टीचर्स जो टाइम टू टाइम उनको ट्रेन किया जा रहा था डाइट में, वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ सीखते और बच्चों के अंदर भी अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। तो आज हमने बेसिक शिक्षा परियोजना के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है ये जाना, उसके प्रमुख उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसके प्रमुख अंग और इनके 2 प्रमुख कार्य यानी मैनेजमेंट रिलेटेड और एकेडमिक रिलेटेड, और साथ ही साथ इसके कार्य का क्रियान्वयन इसके बारे में जाना। एट लास्ट हमने बेसिक शिक्षा परियोजना की उपलब्धियों के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही किसी नई टॉपिक की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।